देखिए आज आप लोगों को बताएंगे सिख धर्म से आगे बताएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। सिख धर्म में देखिए संस्थापक इसका गुरु नानक हुआ, जो 1669 से 1539 तक रहा। जन्म 15 अप्रैल 1469 को नानकाना तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता मेहता कालूराम, माता त्रिपता देवी, पत्नी सुलक्षणी थी। ये खत्री जाति से संबंधित थे। गुरु नानक को 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। इन्होंने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत का मतलब लंगर होता स्थापित किया। 1539 में गुरु नानक का करतारपुर में निधन हो गया। अब सिख धर्म के दूसरा गुरु का नाम था गुरु अंगद। सिख धर्म के दूसरा गुरु का नाम क्या था? गुरु अंगद। 1539 से 52 तक इसने शासन किया। गुरु अंगद का मूल नाम था लहना था। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन गुरु अंगद ने किया। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया था। लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप से प्रदान किया गुरु अंगद ने। अब तीसरा सिख धर्म के तीसरा गुरु हुआ गुरु अमरदास। सती प्रथा का विरोध गुरु अमरदास ने किया। इन्होंने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन की शुरुआत की। सिख धर्म की प्रचार के लिए 22 गद्दी की स्थापना की। अकबर स्वयं अमरदास से मिलने गोइंदवाल यानी पंजाब गए तथा मुलाकात किया एवं उनके आग्रह पर तीर्थ यात्रा समाप्त किया और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गौ दान में दे दिए। अमरदास के पुत्र बाबा श्री चंद्र ने गुरु के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तत्पश्चात अमरदास ने अपने शिष्य और दामाद रामदास को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथा गुरु हुआ गुरु रामदास। इन्होंने 1577 में अमृतसर नामक नगर की स्थापना की। 1577 में गुरु अमरदास ने अमृतसर नामक नगर की स्थापना किया। गुरु अमरदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसी के साथ गुरु का पद पैतृक हो गया, यानी गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बना दिया। पांचवा गुरु देखेंगे सिख धर्म का गुरु अर्जुन देव। सच्चा बादशाह यह था। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब और आदि ग्रंथ की रचना इसने किया था। अर्जुन देव ने 1589 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर की स्थापना किया। 1606 में जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो को शरण देने का आरोप लगाकर फांसी दे दिया। छठा गुरु सिख धर्म का हुआ गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद 606 से 645 तक अमृतसर की किलाबंदी करवाया। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर की किलाबंदी करवाया। अकाल तख्त यानी पूजा स्थल बनवाया। सिखों को सैनिक शक्ति के रूप में ढाला। किरतपुर यानी कश्मीर नामक नगर बनाया गुरु हरगोविंद ने। सातवां गुरु सिख धर्म का हुआ गुरु हर राय। यह देखिए इसका दारा सिखों से अच्छा संबंध था। आठवां गुरु हुआ गुरु हरकिशन। औरंगजेब को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में समझाया। गुरु हरकिशन ने चेचक की बीमारी के कारण गुरु हरकिशन का मृत्यु हो गया। नौवां गुरु हुआ तेग बहादुर 1664 से 75। इसका मूल नाम त्यागमल था। गुरु तेज बहादुर का मूल नाम क्या था? त्यागमल। इसे बाकलादा बाबा कहा जाता था। पंजाब में तोरन तारा नगर की स्थापना किया। औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुले तौर पर विरोध किया। औरंगजेब अपने दरबार में बुलाकर इस्लाम कबूल करने को कहा। इनकार करने पर फांसी पर लटका दिया। गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया
और बुलाकर इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन गुरु तेज बहादुर ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, जिसलिए अंग्रेज ने इसी कारण उसको फांसी पर लटका दिया। इसका कथन सरदाद सिरदे नदाद, सरदाद और सिरदे नदाद आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेज बहादुर ने किया। 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के 10वां गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा है क्वेश्चन। 1675 से 1708 तक सिख धर्म के 10वां एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। जन्म 1666 में पटना में हुआ था। पिता गुरु तेज बहादुर, पत्नी सुंदरी एवं जीतू, पुत्र 4 हुआ था। गुरु गोविंद सिंह को पुत्र का नाम था अजीत, इसके बाद जुझारू, जोरावर, फतेह, माता गुदरी बाई था इसका। सिखों के लिए पंचकार, केस, कंघा, किसान, कच्छा और करा को अनिवार्य बना दिया गया। नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। इन्होंने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप में प्रदान किया। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया गुरु गोविंद सिंह ने। 1699 खालसा पंथ की स्थापना किया। जफरनामा की रचना किया गुरु गोविंद ने। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीद खान ने दीवान में चिनवा दिया। इनकी हत्या 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के निधन के पश्चात गुरु का पद समाप्त हो गया। अब नेता का पद अस्तित्व में आया। यह पद बंदा बहादुर को मिला। लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर को 1775 में फर्रुखसियर ने फांसी पर लटका दिया। इनकी हत्या के बाद सिख राज्य का उत्कर्ष थम गया, लेकिन शीघ्र ही मुगल नेतृत्व की अक्षमता और विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर थोड़े समय के लिए मंद पड़े सिख राज्यों का पुनः उत्कर्ष हुआ। फैजलपुर के कपूर सिंह के नेतृत्व में पुनः पंजाब के सिख कृषकों को पृथक पृथक जत्थों में बांटे थे को संगठित कर ऐसे दल में रूप में विकसित किया गया जो दल खालसा के रूप में अस्तित्व में आया। कपूर सिंह के निधन के पश्चात दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने संभाला। इसके बाद देखिए, जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही सिख 12 स्वतंत्र मिसलों या जत्थों में संगठित हो चुके थे। 1753 में दल खालसा ने 12 आक्रमणों से उत्पन्न अव्यवस्था के हल के लिए राखी प्रथा आरंभ किया। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। 12 मिसलों में से शुक्र चकिया मिसल में जन्मे रंजीत सिंह काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इन्हें इतिहास में शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। इसका मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। देखिए यहाँ पे फैजलपुरिया सिंहपुरिया के नेता था नवाब कपूर सिंह। अहलूवालिया का नेता या संस्थापक था जस्सा सिंह। शुकर चकिया का नेता या संस्थापक था चरक सिंह। भंगी का सरदार हरि सिंह। कन्हैया का जय सिंह। राम गदिया का जस्सा सिंह। फलकिया का चौधरी फूल सिंह। निशान वालिया का संगत सिंह एवं मोहर सिंह। करोड़ सिंधिया का बधेल सिंह। शहीद मिसल या निहंग का संस्थापक दीप सिंह। नकई का सरदार हीरा सिंह। डलवेलिया का गुलाब सिंह। अब रंजीत सिंह के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए रंजीत सिंह 1770 से 1839, 5 विवाह एवं 7 पुत्र। रंजीत सिंह
5 विवाह किया था। उसको 7 पुत्र हुआ था, 7 पुत्र। रणजीत सिंह का जन्म 1770 में शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था। रणजीत सिंह का जन्म 1770 में शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था। महासिंह की मृत्यु के बाद 1792 में रणजीत सिंह 12 वर्ष की आयु में शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख बने। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा किया। रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। रणजीत सिंह ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। इनके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था। कहा जाता है कि रणजीत सिंह की फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान BEIC की फौज का था। विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ उसके समय में था। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों यानी सूबों मतलब प्रांत में बांटा था। रणजीत सिंह का जो राज्य 4 सूबों में बांटा था, पहला था पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह ने 1809 में राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से चार्ल्स मेटकॉफ से अमृतसर की संधि की। रणजीत सिंह ने 1809 में राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से चार्ल्स मेटकॉफ से अमृतसर की संधि की थी। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह 1798 ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से प्राप्त हुआ। रणजीत सिंह को जो है कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से प्राप्त हुआ। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की। यहाँ पूछेगा फ्रांसीसी यात्री कौन था जो रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया, तो विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया। 1839 में रणजीत सिंह का निधन हो गया और 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह का मृत्यु हो गया। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था खड़ग सिंह। रणजीत सिंह का पुत्र था 1839 से 40 तक। नैनीहाल सिंह खड़ग सिंह का पुत्र था। शेर सिंह रणजीत सिंह का ये भी पुत्र था। दिलीप सिंह रणजीत सिंह का पुत्र था। आंग्ल सिख संघर्ष दिलीप सिंह के काल में हुआ। प्रथम आंग्ल सिख। इस संघर्ष के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख सर ह्यूगफ था। लाहौर की संधि के तहत यह संघर्ष समाप्त हुआ। आगे चलकर दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि हुई, जिसके अनुसार दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना को लाहौर में तैनात कर दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष 1848 से 1849 लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ये रामनगर का युद्ध 1848 में, चिलियावाला का युद्ध 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 में गुजरात में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त किया। गुजरात युद्ध जीतने के पश्चात डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज के अंतर्गत विलय कर दिया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने लगभग 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने लगभग 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। चक्रवर्ती राजगोपालचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक
स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती राजगोपाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अब पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह के पद पर बहादुर शाह द्वितीय था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे, जबकि विरोधी दल का नेता डिज़रायली था। 1857 का विद्रोह स्वरूप या प्रकृति, इसका कारण, प्रसार, नेतृत्वकर्ता, असफलता के कारण और परिणाम। सबसे पहले पढ़ेंगे 1857 में स्वरूप और प्रकृति के बारे में। भारतीय विद्वान का मत, यह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पीडी सावरकर ने कहा था। यह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था। यह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था, आर.सी. मजूमदार ने कहा था। यह जन क्रांति था, रामविलास शर्मा ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था, पंडित नेहरू ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था, पंडित नेहरू ने कहा था। अगर यह राष्ट्रीय संग्राम नहीं था तो इसे सिपाही विद्रोह कहना भी गलत होगा, यशयन सेन ने कहा था। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार यशयन सेन थे, जिन्होंने 1857 नाम पुस्तक की रचना की। विदेशी विद्वानों का मत, देखिए, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली ने कहा था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली ने कहा था। यह एक सैनिक सिपाही विद्रोह था, जॉन सीले मार्लेसन ट्रेविलियन लॉरेंस ने कहा था। यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है, टी.आर. होम्स ने कहा था। यह धर्मधंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, एल.ई.आर. रीज ने कहा था। यह हिंदुओं और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था, जेम्स ओट्स एंड डब्ल्यू टेलर। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि यह पूर्ण न सिपाही विद्रोह था, न जनक्रांति थी, बल्कि कुछ सिपाही और कुछ भारतीयों द्वारा किया गया एक क्रांति था। क्रांति इसे हम इस लिहाज से कह सकते हैं क्योंकि 1857 के विद्रोह में भारत में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। जैसे कि 1857 के विद्रोह के पूर्व जहां भारत में अंग्रेजी कंपनी का शासन था, उसे समाप्त कर अंग्रेजी सरकार के प्रत्यक्ष तौर पर भारत में शासन की स्थापना हुई। कारण देखिए इसका, राजनीतिक कारण, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया द्वैध शासन व्यवस्था, जिसने भारत में बड़े बड़े अकाल को जन्म दिया। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस की आक्रामक नीति, लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग का फॉरवर्ड पॉलिसी नीति, लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति। सामाजिक और धार्मिक कारण, 1857 क्रांति के सामाजिक और धार्मिक कारण पढ़ने के लिए आगे देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त किया गया सती प्रथा और ठगी प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त किया गया था सती प्रथा और ठगी प्रथा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 एडी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पास किया। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 एडी में सैनिक अधिनियम पास किया। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 एडी में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी बादशाह नहीं कहलाए, बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। 1857 के आर्थिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक कारण,
ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई प्रकार के आर्थिक नीति जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था लागू किए गए। इन सभी व्यवस्थाओं के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों का शोषण किया। सैन्य कारण: अंग्रेजी कंपनी की सेना में भारतीय और यूरोपीय का अनुपात 5:1 था। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों को न अधिक सुविधाएं और न ही अधिक पगार दिया जाता था। साथ ही साथ भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता था। उन्हें कुत्ता या सुगर कहकर भी पुकारा जाता था। साथ ही साथ भारतीय सैनिक उच्च पद को ग्रहण भी नहीं कर सकते थे। तत्कालिक कारण: चर्बी युक्त कारतूस का शामिल होना। इसका 1857 का तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस का शामिल होना। अंग्रेजी कंपनी ने दिसंबर 1856 में अपनी सेना में ब्राउन बेस राइफल के जगह दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल को शामिल किया। इस राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण दमदम, बंगाल, अंबाला, पंजाब और सियालकोट, पाकिस्तान में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल में कारतूस भरने से पहले उसके खोल को मुंह से खोलना होता था। कारतूस के ऊपरी खोल के विषय में यह अफवाह फैली कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी, जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लिए सही नहीं था। जब इस बात की खबर बंगाल के बैरकपुर के 34वीं एनआई के सिपाही मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल के प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया और अपने बड़े अधिकारी जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग की 19 मार्च 1857 को हत्या कर दी। इसी कारण मंगल पांडे को पकड़कर अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम नेता मंगल पांडे थे, जो 1857 के विद्रोह के शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। 1857 के विद्रोह शुरू होने से पहले ही वो शहीद हो गए थे। विद्रोह का आरंभ: 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से मेरठ यूपी से हुई। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ यानी यूपी में पड़ता है, मेरठ से शुरू हुआ था। प्रसार और नेतृत्वकर्ता: संपूर्ण भारत 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था, बल्कि भारत का कुछ हिस्से जैसे मध्य भारत, उत्तर भारत प्रभावित था। दिल्ली: इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से मानी जाती है। इस क्षेत्र से नेतृत्वकर्ता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। दिल्ली के क्षेत्र से 1857 में नेतृत्वकर्ता मुगल बादशाह और बहादुर शाह जफर था, जबकि सैन्य नेतृत्व बख्त खां के द्वारा किया गया था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने हेतु निकलसन और हडसन को भेजा गया, जिसमें विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, जबकि हडसन ने सितंबर 1857 आते आते विद्रोह को दबा दिया। अवध और लखनऊ: इस क्षेत्र में विद्रोह की शुरुआत जून 1857 से हुई मानी जाती है। इस क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। अवध और लखनऊ के क्षेत्र से युद्ध का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस मारे गए, जबकि विद्रोह को कैंपबेल के द्वारा दबाया गया। बेगम हजरत महल विद्रोह के समाप्ति के अंतिम दौर में भागकर नेपाल चले गए। कानपुर में 1857 की क्रांति के इस क्षेत्र में विद्रोह की शुरुआत जून 1857 में हुई मानी जाती है। इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब का मूल नाम घोदू पंत था। नाना साहब का मूल नाम घोदू पंत था। नाना साहब के प्रमुख सलाहकार उजीमुल्ला थे, जिन्होंने नाना साहब के पेंशन की पैरवी की। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने संभाला। तात्या टोपे का मूल नाम
रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे अपने मित्र के धोखेधारी के कारण मारे गए। विद्रोह के अंतिम दौर में नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। इस क्षेत्र में अंग्रेज सेनापति कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया। अब बिहार में पढ़ेंगे 1857 क्रांति का बिहार में क्या असर रहा, प्रभाव रहा। बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत देवघर में रोहिणी गांव से 12 जून 1857 से हुई मानी जाती है। पटना के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से हुई मानी जाती है। पटना के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। पटना के पश्चात यह विद्रोह दानापुर, मुजफ्फरपुर, आरा पहुंचा। पूरा बिहार इस विद्रोह से प्रभावित नहीं था। बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह को माना जाता है। बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह को माना जाता। इन्होंने लगभग 80 वर्ष की उम्र में नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त दी। वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट के साथ 23 अप्रैल 1858 को हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह ने लिग्रांड को पराजित किया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संघर्ष के दौरान वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए। कुछ ही दिनों के पश्चात उनका निधन हो गया। तत्पश्चात विद्रोह का नेतृत्व करता कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने संभाला। बिहार के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय विलियम टेलर और विसेंट आयर को जाता है। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में 1857 का विद्रोह। इस क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। उनका जन्म बनारस में जबकि समाधि स्थल ग्वालियर में है। इसका समाधि स्थल ग्वालियर में है। इनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका थी। रानी लक्ष्मीबाई जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई 17 जून 1858 को मारी गई। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को मर्द की संज्ञा दिया। रानी लक्ष्मीबाई को मर्द की संज्ञा किसने दिया? जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को मर्द की संज्ञा दिया। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय जनरल ह्यूरोज को जाता है। फौजाबाद या अयोध्या। इस क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया। यह मूल रूप से दक्षिण भारत का रहने वाला था। मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजी सरकार का कट्टर दुश्मन था। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। हाल ही के दिनों में फौजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। इलाहाबाद और बनारस। इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। 1857 की क्रांति इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में इसका नेतृत्व करता लियाकत अली ने किया था, जबकि विद्रोह को दबाने का श्रेय कर्नल नील को जाता है। बरेली। इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खां के द्वारा किया गया, जबकि विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजस्थान में ठाकुर कौशल सिंह, महाराष्ट्र से रंगोजी बापू, गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह और असम से मणि राम दत्त ने किया। सफलता के कारण। इस विद्रोह के सफलता के कई कारण थे। केंद्रीय स्तर पर इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। इसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। इस विद्रोह की शुरुआत भले ही सिपाहियों के द्वारा की गई हो, लेकिन सिपाही वर्ग के लोग भी पूर्णतः शामिल नहीं था। इस विद्रोह में अगर अवध का सिपाही विद्रोह था तो वही पंजाब और गोरखा सिपाही अंग्रेजों का साथ दे रहा था। इस विद्रोह में जहां एक ओर अवध के नवाब विद्रोही था तो वही दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, बिहार के
दरभंगा के महाराज, भोपाल के राजा, कश्मीर के महाराज, ग्वालियर के सिंधिया इत्यादि अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इसी घटना को लेकर लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि अगर 1857 का विद्रोह में देसी रियासत साथ नहीं देता तो अंग्रेजी कंपनी भारत में अपने शासन का बचाव नहीं कर पाती। इस विद्रोह में शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोग अपने आप को अलग रखा। परिणाम, इसके कई सारे परिणाम है जो निम्न है। इस विद्रोह के पश्चात भारत में अंग्रेजी कंपनी के शासन की समाप्ति हुई तथा भारत में प्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजी सरकार के शासन की स्थापना हुई। इस विद्रोह की समाप्ति के पश्चात 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस विद्रोह के पश्चात मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। विद्रोह के पश्चात सेना के पुनर्गठन हेतु पील कर्म आयोग का गठन किया गया, जिसने अंग्रेजी सरकार की सेना में बंगाल और अवध के सैनिकों की संख्या को घटाया। वही दूसरी ओर पंजाब और गोरखा के सैनिकों की संख्या को बढ़ाया। इस विद्रोह के पश्चात भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। महत्वपूर्ण पुस्तक आवर क्रिसस, डब्ल्यू टैयर, आवर इंडिया मुस्लिम, डब्ल्यू हंटर, 1857, यशवंत सेन, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर, दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, 1857, द ग्रेट रिवोल्ट, अशोक मेहता। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ। 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की नारी केंद्रित था, वही 20वीं शताब्दी का सुधार आंदोलन निम्न जाति केंद्रित था। इस आंदोलन की शुरुआत भारत के बंगाल प्रांत से हो मानी जाती है। बंगाल प्रांत से आंदोलन को शुरुआत करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 एडी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में हुआ था। इसका समकालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 19वीं शताब्दी में बंगाल के क्षेत्र में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई, जिस कारण उन्हें सुधार आंदोलन का पिता, नव प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का पिता इत्यादि नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को नव प्रभात का तारा किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। अगला देखिए आगे। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद यानी ईश्वर की पूजा पर बल दिया करते थे। एकेश्वरवाद विचारधारा के प्रचार प्रसार करने हेतु राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोधी हुआ करता था। इन्होंने 1821 में सती प्रथा का विरोध करने हेतु बंगला भाषा में संवाद कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना किया। राजा राम मोहन राय ने 1828 एडी में कोलकाता में ब्रह्मा समाज की स्थापना किया। इसके माध्यम से ही सती प्रथा का विरोध किया। इन्हीं के प्रयास से 1829 एडी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया। राजा राम मोहन राय भारतीयों को शिक्षित करने हेतु 1857 में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंग्लैंड गए, जहां 1833 में ब्रिस्टल नामक शहर में इनका निधन हो गया। राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंग्लैंड गए, जहां 1833 में ब्रिस्टल नामक शहर में इसका निधन हो गया। राजा राम मोहन राय के निधन के पश्चात ब्रह्मा समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में। इन्होंने इस सभा के प्रचार प्रसार हेतु तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का भी संपादन किया। बाद के दिनों में ब्रह्मा समाज में 2 बार विभाजन हुआ। ब्रह्मा समाज में पहली बार विभाजन 1866 ईस्वी में हुआ और ब्रह्मा समाज से अलग भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन को माना जाता है। ब्रह्मा समाज में दूसरी बार विभाजन 1878 ईस्वी में हुआ। तत्पश्चात साधारणतः ब्रह्मा समाज अस्तित्व में आया। इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस माने जाते हैं।
राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मीरात उल अखबार, तोहफात उल मुहाविदीन आदि ग्रंथ की रचना की। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मीरात उल अखबार, तोहफात उल मुहावदीन आदि ग्रंथ की रचना किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी, इन सोसाइटी की स्थापना 1875 एडी में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लाटस्की और कर्नल अलकट ने किया। इसका मुख्यालय 1882 एडी में मद्रास के आर्यर को बनाया गया। श्रीमती एनी बेसेंट 1889 एडी में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बने। श्रीमती एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई और उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाई। श्रीमती एनी बेसेंट 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। यही कॉलेज 1916 इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। श्रीमती एनी बेसेंट 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। यही कॉलेज 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, जिसका संस्थापक मदन मोहन मालवीय को माना जाता है। हाल ही के दिनों में 2015 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मरणोपरांत मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 1916 ईस्वी में मद्रास के क्षेत्र में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूलिंग का आंदोलन का संचालन किया। यही आंदोलन एनी बेसेंट को काफ़ी अधिक लोकप्रिय बनाया। इस एनी बेसेंट को लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष एनी बेसेंट को नियुक्त किया गया। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला बनी। आर्य समाज, इसकी स्थापना 1875 में मुंबई में की गई। बाद में वर्ष 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर को बनाया गया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था, जबकि निधन 1883 में राजस्थान के अजमेर में हुआ। इनके गुरु स्वामी बिरजानंद थे। दयानंद के गुरु बिरजानंद थे। इनका मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म और सामाजिक में सुधार करने का प्रयास किया, जिस कारण इन्हें हिंदू लूथर भी कहा जाता है। इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन और गौ रक्षा आंदोलन चलाया गया। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किया। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम समाज सुधारक थे, जिन्होंने शूद्र एवं स्त्री की वेद पढ़ने और शिक्षा ग्रहण की अनुमति दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का सहयोगी लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV की स्थापना किया। कालांतर में दयानंद सरस्वती के ही सहयोगी स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में 1909 ईस्वी में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी में हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में हुआ। इनके जन्म दिवस 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त जबकि माता भुवनेश्वरी देवी थी। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्हें गद्दार चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया। इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए
जब अमेरिका जाने वाले थे तो उसका नाम बदलकर महाराजा खेतरी राजस्थान में पड़ता है ने स्वामी विवेकानंद रखा। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने विश्व के सभी धर्मों में एकता स्थापित करने की बात कही। इस सम्मेलन की संबोधित करते हुए विवेकानंद ने कहा, यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के अध्यात्मवाद को मिला दिया जाए तो यह मानव जाति के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा। 1893 ईस्वी के शिकागो सम्मेलन के पश्चात स्वामी विवेकानंद काफ़ी लोकप्रिय हुए। तत्पश्चात उन्होंने अपनी विचारधारा को प्रसारित करने हेतु 1896 ईस्वी में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बाद के दिनों में इसकी शाखाएं अन्य शहरों एवं विदेशों में खोली गई। अंततः 4 जुलाई 1902 AD को कोलकाता के बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। 4 जुलाई 1902 को AD कोलकाता के बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। इनकी एक मूर्ति तमिलनाडु राज्य में है। स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति तमिलनाडु राज्य में है जिसे विवेकानंद रॉक कहा जाता है। विवेकानंद के प्रमुख कथन। विवेकानंद, आज हिंदू धर्म मत छुओ वाद बन गया है। हमारे धर्म में रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। इसका कथन था। विवेकानंद ने कहा है कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी है तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को दोषद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता है। विवेकानंद का मानना था कि धर्म ना पुस्तकों में है, ना वैदिक विकास में, ना सिद्धांत में, ना तर्क में, बल्कि धर्म आत्मज्ञान में है। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, प्रबुद्ध भारत, वर्तमान भारत, वेदांत, फिलॉसफी आदि ग्रंथ की रचना की। तो ये रचना सब इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, प्रबुद्ध भारत, वर्तमान भारत, वेदांत, फिलॉसफी आदि ग्रंथ की रचना किया था। अब प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ेंगे। प्रार्थना समाज, इसका स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महादेव गोविंद रनाडे को दिया जाता है। इन्हें तीक्ष्ण बुद्धि के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इन्हें पूना में 1867 AD में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया। रनाडे ने ही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना करवाई। इनके शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 AD में इंडिया सर्वेंट सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना किया। पंडित रामाबाई ने अपने आर्य महिला समाज और शारदा सदन नामक संगठन की स्थापना किया। यंग बंगाल आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत 1826 AD में विवियन डेरेजियो के द्वारा किया गया। यह बंगाल से था। इनके ऊपर फ्रांसीसी क्रांति 1789 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विवियन डीरेजियो को हमारी सभ्यता का पिता और हमारी सभ्यता का अग्रदूत कहकर पुकारा। यह युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों की, किसानों की रक्षा, उच्च पदों पर भारतीयों को शामिल किया जाना। दलित समाज सुधार आंदोलन, ज्योतिबा फूले दलित समाज में सुधार आंदोलन चलाने हेतु 1873 AD में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। उन्होंने दलित जाति के लोगों को पाखंडी ब्राह्मणों से बचाने की सलाह दिया। इन्होंने नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु सर्वप्रथम 1851 AD में बालिका विद्यालय की स्थापना करवाई। ज्योतिबा फूले अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने हेतु गुलामगिरी नामक ग्रंथ की रचना की। आत्मसम्मान आंदोलन, इस आंदोलन को चलाने का श्रेय श्री रामास्वामी नायकर या पेरियार को जाता। इन्होंने रामायण की रचना तमिल भाषा में की है जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। इस आंदोलन के माध्यम से निम्न जाति के लोगों को पाखंडी ब्राह्मणों से बचाकर रहने को कहा गया है।
वैकोम सत्याग्रह, दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु 1920 ईस्वी के दशक गांधी जी के सत्याग्रह पर आधारित वैकोम सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस सत्याग्रह का आयोजन श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया। मार्च 1925 ईस्वी में गांधी जी के मध्यस्थ में ट्रावनकोर महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों को समझौता हुआ। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया। यह अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में चलने वाला सबसे असरदार आंदोलन था। सर सैयद अहमद खां 1864 में एडी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया। बाद में वर्षों में जाकर सर सैयद अहमद खान ने 1875 एडी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। यही कॉलेज 1920 के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक, सभ्यता और नैतिकता नामक ग्रंथ की रचना किया। साथ ही साथ इन्होंने कुरान के ऊपर टीका लिखा। ये हिंदू मुसलमान को हिंदुस्तान की दो आंखें कहकर पुकारा करता था। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया तथा कांग्रेस के विपक्ष में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। अहमदिया आंदोलन, इस आंदोलन का नेतृत्व मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया। यह खुद को हजरत मोहम्मद के बाद दूसरा पैगंबर और कृष्ण का अवतार बताया। इन्होंने बहरीन ए अहमदिया नामक ग्रंथ की रचना किया। बहावी आंदोलन, इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद राय बरेलवी थे। इस आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बिहार का पटना। इस आंदोलन को 1862-63 में लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने दबाया। देवबंद आंदोलन, यह अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता मोहम्मद कासिम नायतवी तथा सैयद अहमद गंगोही को माना जाता है। पारसी धर्म सुधार आंदोलन, इस धर्म में सुधार आंदोलन हेतु 1851 ईस्वी में रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी, के कामा, एस बंगाली इत्यादि ने मिलकर किया। इन लोगों ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने हेतु राष्ट्र गोफ्तार नामक पुस्तक की रचना किया। अब पढ़ेंगे कांग्रेस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है। कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिकी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह होता है। भारत में कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में स्कॉटलैंड निवासी एओ हुम के द्वारा किया गया था। एओ हुम को कांग्रेस का जनक या पिता भी कहा जाता है। एओ हुम के जीवनीकार विलियम बेडरवर्न था। इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार की। पहली बार 1889 बम्बई तथा दूसरी बार 1910 इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन में किया। कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। कांग्रेस की स्थापना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अहम योगदान था, लेकिन वे कांग्रेस की स्थापना में शामिल नहीं हो पाए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 एडी में इंडियन एसोसिएशन नामक कुछ संगठन की स्थापना की गई। इसी संगठन के वार्षिक सम्मेलन में व्यस्त होने के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की स्थापना में भाग नहीं ले पाए। कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 एडी में बम्बई में हुई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वीएमएस चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में 72 सदस्य उपस्थित थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें से 39 वकील तथा कुछ अन्य डॉक्टर और इंजीनियर थे। इसी अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित हुए। द्वितीय अधिवेशन, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 में हुआ। प्रथम अधिवेशन 1885, द्वितीय अधिवेशन
1986 में कोलकाता में हुआ। प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वेमस चंद्र बनर्जी ने किया था। द्वितीय अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार किया। 1886 में कलकत्ता, इसी अधिवेशन में कुल 436 सदस्य उपस्थित हुए। 1893 में लाहौर में, 1906 में कलकत्ता, इसी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज के शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कोलकाता मंच से किया था। दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की। तृतीय सम्मेलन, तृतीय अधिवेशन, यह अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ। तैयब जी के द्वारा दी गई, ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तैयब जी के द्वारा दी गई कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मोहम्मद तैयब जी के थे। चतुर्थ अधिवेशन, यह अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा किए गए। यह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नोट, 1887 में यह एक जनसभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरी ने कहा है कि कांग्रेस एक अल्प जनसंख्या सूक्ष्मदर्शी प्रतिनिधित्व करता है। पांचवा अधिवेशन कांग्रेस का, यह अधिवेशन 1889 मुंबई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा किया गया। छठा अधिवेशन, यह अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया। छठा अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने 1890 में किया। इस अधिवेशन के दौरान कंदामनी गांगुली ने कांग्रेस के मंच में से कांग्रेस को संबोधित किया। यह कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला बनी। कदामनी गांगुली कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लेने वाली भी प्रथम महिला बनी। 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सियानी के द्वारा किया गया। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सियानी ने किया था। इस अधिवेशन में पहली बार भारत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम नामक गीत आनंद मंथ ग्रंथ से लिया गया। इस ग्रंथ को रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वंदे मातरम नामक गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। 1905 का बनारस अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। 1907 का सूरत अधिवेशन, इस अधिवेशन के दौरान ही पहली बार कांग्रेस स्पष्ट तौर पर 2 वर्गों में विभाजित हुआ। एक वर्ग गरम दल जबकि दूसरा वर्ग नरम दल था। 1907 का सूरत अधिवेशन, इस अधिवेशन के दौरान ही पहली बार कांग्रेस स्पष्ट तौर पर 2 वर्ग में विभाजित हुआ, एक गरम दल, दूसरा नरम दल। इस फूट को सूरत के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस के इस अधिवेशन में विभाजन इस कारण हुआ क्योंकि गरम दल वाले कांग्रेस का अध्यक्ष लाला राजपत राय को बनाना चाहता था, वही नरम दल वाले कांग्रेस का अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाना चाहता था। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। 1908 का मद्रास अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। कांग्रेस की इसी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस की इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बीसन नारायण धर के द्वारा किया गया। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस की इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया। भारत में राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बीसन नारायण धर के द्वारा किया गया। बिहार वर्तमान में बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कुल 2 बार हुआ। 1912 में बांकीपुर, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर्यन माधोलकर ने किया। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता आर्यन माधोलकर ने किया। 1922 में गया में हुआ, इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। यह अधिवेशन
कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसी सम्मेलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसी सम्मेलन के दौरान बाल गंगाधर ने यह नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 1916 का लखनऊ अधिवेशन में दिया था यह नारा। दूसरा देखिए, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। और दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आया था महात्मा गांधी 1916 का लखनऊ अधिवेशन में उसने भाग लिया था। बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से कांग्रेस का गरम दल और नरम दल पुनः एक हो गए। बाल गंगाधर के तिलक के प्रयास से कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों एक हुए। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जिसे लखनऊ समझौता कहा गया। इस समझौता के तहत कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार के द्वारा मुसलमान को दिए गए पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकृति प्रदान की। बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ देने का आश्वासन दिया। मोहम्मद अली जिन्ना के इन कार्यों को देखते हुए श्रीमती सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर पुकारे। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। 1917 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यह आयरलैंड की रहने वाली थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली महिला थी। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया कॉमन बिल नामक पत्रिका की रचना की। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया कॉमन बिल नामक पत्रिका की रचना लाल बाल पाल त्रिगुट इस त्रिगुट के अंतर्गत लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल आते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट। इस त्रिगुट के अंतर्गत लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल आते हैं। इन तीनों में से एकमात्र लाला लाजपत राय जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। लाला लाजपत राय कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता में हो रहे विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया। बाल गंगाधर तिलक 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए। 1923 का विशेष अधिवेशन दिल्ली। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। जब ये अध्यक्ष बने थे तो उस समय उनका उम्र लगभग 35 वर्ष था। अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में 1888 में हुआ था। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1923 का विशेष अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया। जबकि ये अध्यक्ष बने थे उस समय उसका उम्र लगभग 35 वर्ष था। अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में 1888 में हुआ था। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। कांग्रेस के इस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 1925 का कानपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था। कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू के द्वारा किया गया। इन्होंने अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बताया। इस अधिवेशन के दौरान पंडित नेहरू ने यह घोषणा किया कि अब प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पंडित नेहरू की इसी आह्वान पर भारत में 26 जनवरी 1930 AD को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने संबंधी प्रस्ताव को पारित किया। 1919 का लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस को इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव दिया था। 1931 का कराची अधिवेशन।
1931 का कराची अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार से मौलिक अधिकार की मांग किया। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए पंजाब के रास्ते जब कराची जा रहे थे तब उन्हें काला झंडा दिखाया गया। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान किया गया, जिसके तहत महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। कराची अधिवेशन में इतना काम हुआ था। 1934 का बम्बई अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। 1937 का फौजापुर अधिवेशन, यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ग्राम सभा का गठन हुआ। 1938 का हरिपुर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन के दौरान ही राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित नेहरू बने। 1939 का त्रिपुरी एमपी अधिवेशन, इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पहली बार चुनाव हुए, जिस कारण इस अधिवेशन को त्रिपुरी अधिवेशन भी कहा जाता है। इस अधिवेशन का अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस बनना चाहता था, वही महात्मा गांधी पटावी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहता था। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, 1940 का रामगढ़ अधिवेशन देखिए, 1940 का रामगढ़ अधिवेशन जो है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई, जो 1940 से 46 तक अध्यक्ष के पद पर बने रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष पर सबसे अधिक वर्षों तक रहने का रिकॉर्ड अब्दुल कलाम आज़ाद का है। आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। आज़ादी के पश्चात दिसंबर 1947 में कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस छोड़ने के पश्चात कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक वर्षों तक रहने का रिकॉर्ड श्रीमती सोनिया गांधी का है। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी। लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि कांग्रेस की महल भरपरा कर गिरने वाली है। हमारी इच्छा है कि हम उसकी मृत्यु में उसे सहायता प्रदान करें। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराए तो इससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलन की शिक्षित भारतीय के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दिया। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस सम्मेलन के 3 दिनों का तमाशा कहा। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दिया। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस की गंदी चीज और देशद्रोही संगठन का कांग्रेस के संदर्भ में सेफ्टी वेल थ्योरी लाला लाजपत राय ने दिया। अब उदारवादी युग 1885 से 1905। कांग्रेस के ऊपर 1885 एडी में 1905 एडी तक उदारवादी नेताओं का पकड़ बना।